नमस्कार मित्रों। आज हम लोग थोड़ी बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। हम या करंट अफेयर्स कह सकते हैं उसे आप। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत उथल पुथल मचा रखी है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं जनवरी से, तब से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं कि सारा विश्व उथल पुथल हो रहा है। तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से ट्रंप क्या कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या मतलब निकल रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। देखिए, सबसे पहले चुनाव के समय ट्रंप ने कहा था कि मैं चुनाव जीतते ही एक दिन में रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद कर दूंगा। उसने कोशिश की, उसने ये माना कि चूंकि वो चुनाव जीत गया है, और आपने देखा होगा कि चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से जीता था ट्रंप। उसने 50% से अधिक मत प्राप्त किए जनता के। उसकी पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों में उसको बहुमत मिला। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा कि अब वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका है। वैसे राष्ट्रपति का पद जो होता है अमेरिका का, वैसे ही सबसे शक्तिशाली होता है राजनीतिक रूप से, लेकिन यह सब बहुत कम होता है कि जब 50% से अधिक मतदाता किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए चुनाव में अपना मतदान करें। जो ट्रंप को मिला ये समर्थन। अब जीतने के पश्चात उन्होंने सोचा कि मैं अपनी ताकत से रूस और यूक्रेन दोनों को साथ बैठाकर समझौता करा दूंगा। हमने देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उसने बुलाया ट्रंप ने, और उसने चालाकी ये की जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। सामान्यतः क्या होता है कि जब राष्ट्रपति किसी दूसरे राष्ट्रपति के यहाँ जाता है और जो बातचीत होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, यानी एक कमरे में होती है। उसके बाद जब दोनों किसी बात पर सहमत हो जाते हैं, तब उस बातचीत को वापस से रिपीट किया जाता है कुछ हद तक, थोड़ा सा उसका हिस्सा, और वो जनता के लिए खोल दिया जाता है। जनता के अर्थ ये कि जो पत्रकार है वो आ जाते हैं, वीडियो ले लेते हैं, उनसे इंटरव्यू वगैरह लेना चाहे या वो कोई स्टेटमेंट देना चाहे तो दे देते हैं, और दोनों हाथ मिला के चल देते हैं। ये सामान्य प्रोटोकॉल रहा है, क्योंकि बातचीत करते समय बहुत सी बातों पर मतभेद भी हो सकता है। तो उस मतभेद को जनता के सामने वो नहीं बताना चाहते, क्योंकि उसका कई प्रकार का गलत अर्थ लगाया जा सकता है और वो उसका जो परिणाम है वो सही नहीं निकल पाता है। तो ये सामान्य शिष्टाचार की बात है। लेकिन ट्रंप ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, धमकाने के लिहाज से, जेलेंस्की के साथ जो बातचीत हुई उसको ओपन कर दिया। यानी उसने जो बातचीत के लिए बैठे, उनके इंटरप्रेटर्स भी पीछे बैठे थे, और सारा जो मीडिया है वो भी लगा हुआ था। अब आपने देखा होगा कि मीडिया में एक सज्जन कह रहे हैं कि आप टाई और सूट पहन के क्यों नहीं आए। जेलेंस्की से पूछ रहे हैं पहले सवाल, यानी राष्ट्रपति आपस में बात कर रहे हैं, उसके बीच में वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारे ऑफिस की बेइज्जती करना चाहते हैं। वो तो चूंकि खुद स्टेज आर्टिस्ट है जेलेंस्की, और तो उसने तुरंत जवाब दे दिया कि भाई मेरे पास तो टाई और सूट पहनने के पैसे ही नहीं है, हमारा देश तो युद्धरत है, जब हमारा देश जीत जाएगा तो मैं आपसे बढ़िया टाई शर्ट पहन के आ जाऊंगा। वो अलग बात है। लेकिन उसने जो जानबूझकर गलती करी, जानबूझकर प्रभाव डालने के लिए ट्रंप ने अपने समर्थक, जो जितने भी वीडियो लेने वाले हैं और जितने भी पत्रकार हैं, वो सब वहाँ खड़े हो गए और उनके सामने बातचीत हो रही है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बातचीत हुई, कैसे दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो गए और बातचीत आधा छोड़कर चल दिए। जेलेंस्की चला जाता है तो वो विफल हो जाती है। अब वो विफल क्यों हुई थी ये भी हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ने उनसे कहा भी मैं युद्ध विराम कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम जो 3 साल से मैं आपको पैसा दे रहा हूं, उस पैसे को तुम्हें वापस चुकाना है। वो तुम कैसे चुकाओगे, क्योंकि अब तो मैं पैसा दूंगा नहीं तुमको युद्ध लड़ने के लिए। तो उसको चुकाने के लिए तुम्हारा जो खनिज पदार्थ है उसको तुमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो हमको थोड़ा कंसेशन में हमारे साथ ही एक्सपोर्ट का जो एग्रीमेंट है वो कर लीजिए। तो जेलेंस्की ने ये कहा कि नहीं, आप युद्ध विराम कर रहे हैं, उसको स्वीकार है मुझे, ये शर्त आपकी। लेकिन पहली बात तो ये है कि क्या आप ये गारंटी लेते हैं कि युद्ध बाद में रूस आक्रमण वापस नहीं करेगा। तो ट्रंप ने कहा कि ये तो मैं कैसे गारंटी ले सकता हूँ, मुझे क्या पता।
और दूसरा ये कि युद्ध विराम जहाँ पर है वहीं करने से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बहुत सा हिस्सा तो उन्होंने, रूस ने पहले ही ले लिया है, तो वो तो हमारे देश का हिस्सा है, तो हम वो वापस लेना चाहते हैं। तो युद्ध विराम करना तो वापस अपने पूर्ववर्ती जो सीमाएं थी 2014 से पहले, उस सीमाओं पर चला जाए रूस, उसके बाद हम युद्ध विराम वो कर ले, आगे आक्रमण नहीं करेगा इसकी गारंटी दे दे, तो मैं आपके साथ ये समझौता करने को तैयार हूँ। ये होना संभव नहीं था, इसलिए वो नहीं हुआ। बाद में सऊदी अरेबिया में भी गए, उनके प्रतिनिधि बातचीत करनी चाहिए, वो भी नहीं हुआ। यानी ट्रंप ने जो पहला दावा किया था जीतने के बाद कि वो एक दिन में यूक्रेन और रूस की युद्ध को समाप्त कर देगा, वो दावा फेल हो गया। अब उसने दूसरी बात कही, वो जो शुरू से कह रहा था इलेक्शन के समय में, कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा। टैरिफ बढ़ाने का क्या मंतव्य है मुख्य रूप से? देखिए, सैद्धांतिक स्तर पर तो जो बात कह रहा था वो ये थी कि अमेरिका फर्स्ट, यानी जो वैश्वीकरण हुआ है, उस वैश्वीकरण को आरंभ तो अमेरिका ने किया था, उसका प्रश्रय सारा अमेरिका ने दिया था। लेकिन अब अमेरिका को ऐसा लगने लगा है ट्रंप की दृष्टि से कि अमेरिका उससे पिछड़ता जा रहा है, और वहां के लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं अनएम्प्लॉयड? क्योंकि अमेरिका ने जो आज की दुनिया की जो, जैसे कह सकते हैं, तासीर है, जो आज डोमिनेंट फिनोमिनन है आज की दुनिया का, वो है सर्विस सेक्टर। देखिए, दो सेक्टर होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक होता है सर्विस सेक्टर। यानी क्या मतलब है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब तो यह है कि जो चीज़ों का प्रोडक्शन करो, इंडस्ट्रीज हो, उसमें आपकी चीज़ें बने, और दूसरा है उसको बेचे। अब बेचे कैसे? तो उसके लिए सर्विस सेंटर होता है। आप देखिए, अगर आप अनुमान लगाइए कि जो आज सर्विस सेंटर ज़्यादा है, इसका अर्थ क्या है कि जो कीमत प्रोडक्शन की होती है उससे कम से कम 100 टाइम्स ज़्यादा सर्विस की होती है। कैसे? कि जो जूता बनता है, जैसे अमेरिका में आडिडास का जूता बिक रहा है या नाइका का जूता बिक रहा है, $10 में एक जूता बनता है, मान लीजिए, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें जूते में लगने वाली सारी चीज़ें, जो सब्सटेंस है वो सारे शामिल हैं, पदार्थ जो भी लोग बनते हैं, उस फैक्ट्री की कीमत भी उसमें शामिल है, उसमें काम करने वाले लोग भी उसमें शामिल हैं, उनकी तनख्वाहें भी। यानी मान लो 10 की जगह $15 मान लीजिए एक जूते की कीमत आती है। अगर वो जूता वहीं पर उस फैक्ट्री के सामने बाहर ही बिक जाए, तो अगर फैक्ट्री के बाहर ही बेचते हो उसको, तो $15 में उसका कॉस्ट है, तो उसको आप $20 में बेचिए तो $5 हर जूते पर आप बचा सकते हैं। लेकिन बेचना इतना आसान नहीं है। बेचो कैसे? तो बेचने के लिए पहले तो उस प्रोडक्ट को महत्वपूर्ण बनाया जाए कि बहुत बढ़िया है ये, इससे अच्छा जूता तो दुनिया में कभी बना ही नहीं है। और अगर आपने जूता नहीं खरीदा तो आप बहुत बड़ी चीज को मिस कर रहे हैं। ये क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, और मार्केटिंग से सेल होती है। आजकल तो कंपनीज में मार्केटिंग की अलग ब्रांच है, सेल की अलग ब्रांच है, एडवर्टाइजिंग की अलग ब्रांच है। तो वो जो $10 का जूता बना है, वो मार्केट में जब बिकता है दुनिया भर में, तो वो $100 से कम नहीं बिकता। तो वो जो $90 है, $10 और कम कर लीजिए, तो $80 जो है, वो $80 किस चीज के हैं? सर्विस सेक्टर को जाते हैं। किन लोगों को जाते हैं? जो उसको ब्रांडिंग करते हैं। आप देखते बड़े बड़े फिल्म स्टार उसमें आते हैं बताने के लिए, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, सारे मीडिया पर वो छाए रहते हैं, रोज अखबारों में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पर वो एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, आर्टिकल्स आते रहते हैं, किताबें आती रहती है, अलग अलग लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसके ऊपर का, नहीं बहुत अच्छा जूता है ये। उन सब का जो पैसा कहाँ से आएगा? उन सब का पैसा कहाँ से आता है? इस $15 का जो बिकना चाहिए था वो $100 में बिक रहा है, जो $20 बिकना चाहिए था वो $110 में बिक रहा है। तो वो जो कीमत है वो होती है सर्विस सेक्टर की। ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ कि मान लीजिए वो जूता जो बन रहा है बांग्लादेश में या वियतनाम में, वहाँ जूते बनने की कीमत बहुत कम है, क्योंकि वहाँ मजदूर को कम पैसा मिलता है। वहाँ पर जो फैक्ट्रीज है उसमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, कच्चा माल वहीं पर मिल जाता है उनको, तो जूते की बनाने की कीमत $10 ही लगती है। अब उस जूते को वो एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ पर? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में बेचना है। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो वेस्ट में है, तो वो जब तक उनके दिमाग में जब तक नहीं आएगा ये जूता अच्छा है, तब तक वो खरीदेंगे क्यों? अगर वियतनाम में लोग खरीद रहे थे वो तो $15 के $20 से ज़्यादा देंगे ही नहीं आपके जूते को।
तो अगर उसको $100 में बेचना है तो वो अपने जूतों को अमेरिका में बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। तो वो जो अमेरिका में जाता है जूता, तो उस पर टैरिफ बहुत कम था, यानी उसमें 10% पर, मान लीजिए 15% टैरिफ है, तो $20 का जूता वहाँ पर $25 में चला जाएगा। अब वो वहाँ पर बेचेंगे, वो बेचेंगे वहाँ पर $100-110 में। तो जो सर्विस सेक्टर है वहाँ का, अमेरिका के जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, आदिदास की या नोकिया की, और इन्होंने अपने बड़े बड़े ऑफिस खोल रखे हैं सब जगह, सारी दुनिया में, अमेरिका में मेन ऑफिस खोल रखे हैं। तो उस ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनके एजेंट हैं, जो उनके शोरूम्स हैं, उनका खर्चा उस $80 में आता है। अब होता क्या है कि शुरुआत में जब ये आरंभ हुआ 1990 के दशक में, मान सकते हैं आप 80-90 के दशक में शुरू हुआ था ये ग्लोबलाइजेशन, धीरे धीरे फैलता गया। तो आरंभ में तो क्या हुआ कि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, अमेरिका के लोगों को, तो बड़ा अच्छा लगा कि नई नई कंपनियां खुल रही है, नए नए ऑफिस खुल रहे हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो जो ये AI आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या दूसरी सुविधाएं मजबूत होने लगी, जैसे इंटरनेट मजबूत हुआ, तो आदमियों की जरूरत कम पड़ने लगी, किसमें? मार्केटिंग में और सेल में। अब आपने एक ऐसे सॉफ्टवेयर बना ली जो एक साथ सारी दुनिया में आपकी मार्केटिंग कर सकता है, आपको आदमियों की जरूरत ही नहीं है। आपने एक एडवर्टाइजमेंट बना लिया, वो भी एडवर्टाइजमेंट भी AI से बना लिया, उसको आपने सब जगह स्प्लैश कर दिया, उसमें आदमियों की जरूरत ही नहीं है। तो जो एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में हो रहा था अमेरिका के लोगों का, वो कम होने लगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो पैसा बच रहा था, प्रॉफिट मिल रहा था, वो तो किसको मिल रहा था? वियतनाम के लोगों को। जैसे कपड़े सारे अमेरिका में आप जाइए तो बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन थाईलैंड, मेड इन कंबोडिया, तो वो मेड इन कंबोडिया लिखा हुआ इस पर होगा पीछे, और वहां आप देखोगे वो बड़े बड़े अमेरिका के छाप लगी हुई है और बहुत महंगा बिक रहा है। वही आप कंबोडिया में लोगे तो बहुत सस्ता मिल जाएगा। तो जो पैसा आ रहा था सर्विस के नाम पर अमेरिका में, जो शुरुआत हुई थी सर्विस सेक्टर की, उसमें अमेरिकन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। एक तो जॉब्स कम हो गई उसकी, दूसरा इन दूसरे देशों से भी लोग वहां पहुंचने लग गए। जैसे भारत है, तो भारत के कई लोग पहुंच गए जो क्वालिफाइड थे, इंजीनियर्स थे, तो वो सर्विस सेक्टर में चले गए। तो अमेरिकन जो थे, जिनको लोकल लोगों के रूप में लिया जा रहा था, वो वहां पे कम होने लगे, क्योंकि ये ज्यादा क्वालिफाइड लोग थे जो वहां पहुंच गए। तो अमेरिका में ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये ट्रंप की दृष्टि से अमेरिका में क्या हो रहा है ये बता रहा हूँ आपको। ये सही हो पूरा ये जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हद तक सही है। तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई अमेरिका पीछे होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मनी हमको कम मिल रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसका क्या उपाय है? तो अमेरिका में जो नए ये ट्रंप महोदय आए, इन्होंने कहा कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा। टैरिफ का क्या मतलब? कि हम जो थाईलैंड से कपड़ा जो आ रहा है, बांग्लादेश से कपड़ा आ रहा है, भारत से जो माल आ रहा है, उस पर टैक्स बढ़ा दूंगा। तो वो टैक्स हमारे पास अपना आप आ जाएगा। हमारे पास सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट चाहे नहीं हो, लेकिन अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो अमेरिकन सरकार के पास पैसा आ जाएगा, वो वहां पर लोगों को बांट सकेगी किसी न किसी रूप में। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि जब टैक्स ज्यादा बढ़ेगा तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन्होंने अमेरिका के भी है वो जिन्होंने कंपनियां, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में और बांग्लादेश में और थाईलैंड में डाल रखी है, वो कहेंगे भाई ये टैक्स यहाँ तो बढ़ गया है, तो जब ये एक महंगा सौदा हो रहा है तो हम चूंकि अमेरिका में क्यों नहीं चले जाएं? अगर अमेरिका में फैक्ट्री डालना है, जो कि अमेरिका सुविधा दे रहा है कि आप हमारी जमीन बहुत है हमारे पास, आप यहीं पे फैक्ट्री डालिए, यहीं पे प्रोडक्शन कीजिए, तो यहीं पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपको टैरिफ भी नहीं देना पड़ेगा। तो वो कहा कि उससे हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। ये जो सोच है कि सर्विस सेक्टर की जगह मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर को या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वापस से पनपाया जाए, ये 18-19 सेंचुरी में होता था, जब सर्विस सेक्टर नहीं था, बहुत कम था। सिर्फ क्या होता था, जो कॉलोनीज बनी थी, जैसा इंग्लैंड ने भारत पर आक्रमण करके भारत को जीत लिया, तो वो कॉलोनीज में अपने माल को खपत करते थे, इसके अलावा कोई सर्विस सेक्टर था नहीं। सर्विस सेक्टर अभी आया 20वीं शताब्दी में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में धीरे धीरे, और अब तो इंटरनेट के बाद में बहुत फैल गया है। तो आज की दुनिया तो सर्विस सेक्टर पर निर्भर करती है। अगर आपको धनाढ्य होना है तो आपके पास सर्विस होनी चाहिए। आप देखिए बहुत सी चीजें आप देखते हैं, आप देखिए जोमेटो है, जोमेटो क्या है या स्विगी क्या है, कि खाना तो वही बन रहा है, लेकिन वो आपको घर तक पहुंचा देता है।
तो उससे लाखों करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया, और जोमेटो जिसने बनाया उसको वो करोड़पति अरबपति हो गया। ऐसे उबर है, उबर क्या है कि टैक्सी आपके बुलाने पर घर आ जाएगी, नहीं तो आप ढूंढते रहो टैक्सी कहाँ है, ऑटो वाला कहाँ है, उससे हैगल करते रहो कि भैया कितने दिन वहाँ चलेगा नहीं चलेगा। तो ये क्या हुआ, ये सर्विस सेक्टर है, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये जो वीडियो बन रहा है ये भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। एक तो आप जब वीडियो नहीं थे तो आपको अगर पढ़ना होता तो आपका सामने आइए, अब आपको यार कौन तो जाए वहाँ क्लास में, वहां तक कौन जाके बैठे, और मैं जयपुर में हूँ तो कोई कलकत्ता वाला पढ़ना चाहता है तो वो भी देख सकता है इसको। तो इस सर्विस सेक्टर में पैसा ज़्यादा लग रहा है, वीडियो बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, पर इस वक्त कि यहाँ पर बच्चा आके पढ़े तो सर्विस सेक्टर इज नाउ ए न्यू फिनोमिनन ऑफ 20th एंड 21st सेंचुरी। और दुनिया में अधिकतर देश सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अपने माल को प्रोड्यूस कीजिए, मार्केटिंग कीजिए और सेल कीजिए, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। लेकिन अमेरिका ने देखा कि इससे उसको नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम अब मैन्युफैक्चरिंग हब वापस से क्रिएट करना चाहते हैं अमेरिका में। ये उसका टैरिफ प्लान है। अब ये सही है या गलत है ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी तो एकदम से गलत लग रहा है, क्योंकि एकदम से जो डॉलर का भाव गिर रहा है, जो मार्केट है वो एकदम से गिर गया है, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं अमेरिका में। बहुत जैसे कह सकते हैं, आपने देखा होगा 20,000 लोग सड़कों पे आ गए हैं, तो पूरे देश भर में हड़तालें हो रही है। तो अभी तो उनको बड़ा अजीब सा लग रहा है कि साहब ये क्या हो रहा है एकदम से, क्योंकि आप पिछले 50 सालों से 100 सालों से एक तरह की दुनिया बना रहे थे, उसमें एकदम से डिस्टर्ब कर दिया आपने। उस डिस्ट्रप्शन जो बाधाएं उत्पन्न करी आपने, उससे एकदम से लोग बौखला गए कि ये क्या हो रहा है। तो ये है अमेरिका का टैरिफ का प्लान। अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा कि पहले तो कितना सक्सेसफुल होगा देखिए, पता नहीं, मान लीजिए ये चल रहा है, चलेगा थोड़े दिन, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि सारी दुनिया की इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी। पहली बात, अनस्टेबल इकोनॉमी। देखिए पहली बात, इसके इम्पैक्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इसकी इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट पहला, ये अगर होता है तो अभी मैं नहीं अभी श्योर हूं कि ये बहुत दिनों तक चलेगा, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। पहला इम्पैक्ट तो ये है कि सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर कमजोर होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग सारी अमेरिका में होने लगेगी या बहुत कुछ होने लगेगी और वहीं के लोगों को पैसा वो खरीदने लगेंगे, तो फिर भारत में बेचने के लिए कौन आएगा, या भारत में उत्पादन जो कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा। तो एक तो ये होगा इसका इम्पैक्ट। दूसरा इसका इम्पैक्ट होगा कि जो वीक इकोनॉमी है, कौन सी वीक इकोनॉमी है, जहां पर कि ये मैन्युफैक्चर आज हो रहा है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है, मुख्य रूप से एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, जहां पर ये कपड़े बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं, दूसरे चीजें बन रही है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग अगर कम हुई, क्योंकि जब इतना टैरिफ देगा तो इतना टैरिफ से जा ही नहीं सकते, लोग दिवाले हो जाएंगे। तो जब इतना प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ पर ये जो वीक इकोनॉमी है ये और वीक हो जाएगी, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी कहाँ पर, वीक इकोनॉमी में, जो भी स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा इससे इम्पैक्ट ये होगा कि चूंकि अमेरिका दूसरों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और केवल अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी मॉरल लीडरशिप कमजोर हो जाएगी। अमेरिका की मॉरल लीडरशिप ऑफ यूएसए वीकन। जो आज अमेरिका सारी दुनिया में
ये दावा करता है कि वो स्वतंत्रता का पक्षधर है, वो कहीं भी दुनिया में कोई किसी कमजोर के साथ अन्याय हो तो हम आगे आएंगे, किसी कमजोर राष्ट्र के साथ अन्याय होगा तो हम उसका साथ देंगे। ये अब लोगों का भय, जो उस पर विश्वास था, वो विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि अमेरिका तो केवल अपने स्वार्थ की बात कर रहा है, उसको दुनिया के बारे में कोई चिंता नहीं है। और वो ऐसा करते समय धमकियां भी दे रहा है, जैसे ब्रिक्स को दे रहा है, मैं ब्रिक्स को बंद कर दूंगा, मैं नेटो को छोड़ दूंगा, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है यूरोप के लोगों का समर्थन करने का। ये भाषा जो बोल रहा है अमेरिका का सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, तो उससे लगता है कि वो अपनी मॉरल लीडरशिप खो चुका है। इससे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एमर्ज होंगे वो बड़े अजीब तरह के होंगे। देखिए, सबसे पहला जो इम्पैक्ट आ रहा है सामने, जो हमने देखा, वो क्या है? वो है यूएसए, रशिया, मैत्री। ये पहली बार सामने आ रहा है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अब तक ऐसा नहीं हुआ कि ये दो राष्ट्र जो कि दो विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे, आपस में युद्धरत थे कोल्ड वार के तरह। कोल्ड वार खत्म भी हो गया, तब भी वे एक दूसरे के मित्र नहीं बने थे, बस एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, रशिया आ गया, तो रशिया ने भी यूएसए के साथ मित्रता नहीं की, वो अपनी ताकत अलग तरह से रखता रहा, अलग तरह से ताकत बढ़ा रहा था। फिर वो जब एक्सपेंशन करने लगा, यूक्रेन पर आक्रमण किया उसने कि मैं इसको अपने कब्जे में करना चाहता हूँ, कुछ हिस्से को जो कि वो मानता है कि रशियन लोग वहाँ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनमें आपस में युद्ध, तनाव था। पहली बार दोनों मित्र बन गए हैं, दे आर फ्रेंड्स अगेंस्ट whom? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों न केवल मित्र बन गए हैं, बल्कि ये एक अलायंस की तरह बना रहे हैं जो कि इस बाकी दुनिया के खिलाफ है। अभी एक नया फिनोमिनन अमेरिका, सॉरी, पूरी दुनिया की राजनीति में आ रहा है। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या मतलब होगा, अभी पता नहीं, लेकिन एक नया फिनोमिनन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहली बार सामने आया है कि दो शक्तिशाली राष्ट्र एक हो रहे हैं और वो बाकी सभी दुनिया को कुचलना चाहते हैं। अब इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा? देखिए, ये जो टैरिफ की प्लान है, इसमें एक और प्लान है, इसी का हिस्सा है। वो ये है कि चीन को भी कमजोर किया जाए। चीन भी कमजोर पड़ जाएगा, देखिए आप इसमें, अगर ये टैरिफ प्लान सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि चीन बहुत सी चीजें बाहर से मंगाता है, और अगर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, बाहर से चीजें और महंगी होगी, तो वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ जाएगी, या वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा। और कैसे नियंत्रित करते हैं पता नहीं। तो अपनी, यानी कुछ और हो या नहीं हो, लेकिन ये बड़ा राष्ट्र जैसे चीन जैसा राष्ट्र है, वो अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में उलझ जाएगा। अभी तो एक्सपेंशन कर रहा है, लेकिन जब आपके घर में ही प्रॉब्लम होने लग जाए, जैसे आप घर में शांति हो तो बाहर जाके आप कह सकते हो भाई हम इस मोहल्ले पर कब्जा करेंगे और हम नेतागिरी करेंगे, और जो घर में ही झगड़ा चल रहा हो तो लोग कहेंगे यार पहले अपने घर के झगड़े को संभाल, नेतागिरी करने कहाँ गया, तो अपने घर में उलझ जाएगा। तो ऐसे चीन भी अपने घर में ही उलझ जाएगा, तो बाहर नेतागिरी क्या करेगा? तो ये एक नया फिनोमिनन आया है जो मेरे हिसाब से हम लोगों को इसका अध्ययन करना पड़ेगा। कुछ दिन हम देखते हैं क्या होता है और कितना सफल होता है। अब एक अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है सैद्धांतिक दृष्टि से, ऐसा क्यों हो रहा है? ये ट्रंप को इतनी ज्यादा शक्ति कैसे मिली है? 50% ज्यादा लोग इसकी इन बातों को स्वीकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले से कह रहा था, ऐसा नहीं कब कह रहा हो, ऐसा नहीं कोई नई बात करी हो इसने, ये पहले से कह रहा था मेरे को वोट दो, मैं ये करूंगा और इससे अमेरिका को महान बनाऊंगा। अब अमेरिका महान बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन लोगों ने इसकी बात को विश्वास किया। तो इसके तहत हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सारी दुनिया में हो रहा है। जो शक्तिशाली होने का दावा करते हैं, है या नहीं पता नहीं, लेकिन दावा करते हैं, भाषा बोलते हैं, आक्रामक भाषा बोलते हैं, उनको लोग पसंद करने लगे हैं। डिक्टेटोरियल जो बिहेवियर है आपका, उसको लोग पसंद कर रहे हैं कि ये शक्तिशाली, ये हमारी रक्षा करेगा। ये ऐसा रक्षा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है जनता को? जनता क्यों चाहती है कि ऐसा आदमी आए जो हमारी रक्षा करे? उनको क्या खतरा उत्पन्न हो रहा है?
जो उदारवाद में जो सामना नहीं कर पा रहे थे। तो 3 बातें हैं जिसमें उदारवाद फेल हो गया है लगभग। इसके कारण से ये न्यू लिबरल या राइटिस्ट या डिक्टेटोरियल लोग ज्यादा शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। वो कौन से 3 बातें, वो महत्वपूर्ण है राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से। वो देखिए क्या है कि उदारवाद जब आया था तो बड़ा प्रोग्रेसिव था। उदारवाद की हम जानते हैं कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंग्लैंड में लिबरल पार्टी है, पहले लिबरल पार्टी है, लेबर पार्टी है, भारत में कांग्रेस है। ये सब उदारवादी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण का अर्थ क्या था? मूलतः है कि व्यक्ति के को महत्व दिया जाए, समाज में परिवर्तन धीरे धीरे किया जाए, गरीब जो तबका है उसके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाए जिससे कि वो गरीब, जब तक गरीबी दूर नहीं होती तब तक वो कम से कम सहूलियत से रह सके, प्रोटेक्टिव स्टेट हो, वेलफेयर स्टेट हो। ये सब उदारवादी चिंतन के लक्षण है। लेकिन ये उदारवादी जो सारे दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक्सेप्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के पूरी दुनिया में राज कर रहा था, वो धीरे धीरे खतरा महसूस करने लगा। विशेष रूप के 1989 सोवियत यूनियन के पतन के बाद क्या समस्या सामने आने लगी जिसका ये मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं उदारवादी। इसलिए जनता को खतरा महसूस हो रहा है और इसलिए जनता एक शक्तिशाली भाषा बोलने वाले, आक्रामक भाषा बोलने वाले नेताओं को पसंद कर रही है। वो क्या बात है? पहली बात, जो उदारवाद उदारवाद असफल है। किसमें असफल है? पहला, धर्म की भूमिका सीमित करने में। दूसरा, आवर्जन तीसरा, अस्मिता का प्रश्न। ये 3 है। देखिए, रिलीजन, रोल ऑफ रिलीजन इज इंक्रीजिंग, इट इज वेरी आयरोनिक। हम एक तरफ तो आधुनिक बनते जा रहे हैं, नए ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम मैगी खाने लगे हैं और हम मैकडोनाल्ड जाते हैं और हम कॉफ़ी पीने लग गए हैं और हम बड़े जितने भी होटल्स हैं वगैरह वो सब रेशनल बातें करते हैं हम लोग। डेमोक्रेसी इज ए रेशनल थिंग, हम सोच समझ के चुनाव में वोट देते हैं, सब मानते हैं। तो एक तरफ तो रेशनलिटी बढ़ती जा रही है, विवेक की भूमिका बढ़ती जा रही है, विज्ञान की भूमिका बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम धार्मिक भी होते जा रहे हैं, धर्म का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। यानी हमने देखा भारत में तो अगर रॉकेट छोड़ते हैं तो भी वो भगवान की पूजा करते हैं, वहाँ पे नारियल फोड़ते हैं। और रॉकेट का नारियल से क्या संबंध है? लेकिन हम धार्मिक होते जा रहे हैं, सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो धर्म की भूमिका बढ़ती जा रही है। अब धर्म उदारवाद स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उदारवाद का एक मापदंड ये है कि धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए। ये सेक्युलरिज्म जो आया और लिबरलिज्म का ही पार्ट है। लेकिन अब धर्म और राजनीति एक दूसरे पे अंतर्गत होने लगी है। अब तो वोट भी धर्म के नाम पर मांगे जाने लगे हैं। तो धर्म की भूमिका को सीमित करने का उदारवादी विचारकों के पास कोई तरीका नहीं बचा है, वो फेल हो चुके हैं। दूसरा है आवर्जन की समस्या, इमिग्रेशन। जो मिडिल ईस्ट में मुख्य रूप से जो उथल पुथल हुई सीरिया में, इराक में, उसमें जो साम्राज्य ढा गए, जो राजा को हटा दिया गया, मार दिया गया, वहाँ इंटरनल क्रांतियाँ हुई, तो वो जो लोग थे वो सब भागे यहाँ से। जब इनस्टेबिलिटी होती समाज में तो स्टेबल जगह जाना चाहता है आम आदमी, तो वो सारे यूरोप की तरफ गए, टर्की में आए, टर्की से फिर वो ईरान, ग्रीस में आए, फ्रांस में आए और अलग अलग जगह जर्मनी में आने लगे। तो ये यूरोप में और अमेरिका में ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विशेष रूप से मिडिल ईस्ट या अफ्रीका के कुछ लोग, ये लोग और लैटिन अमेरिका के, अमेरिका में ये सब लोग उधर जाने लगे। अब शुरू में तो आवर्जन जब आ रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था,
कि ये हमारे आगे लोग कम पढ़े लिखे हैं तो हमारे जो मैनुअल वर्क है वो करते रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसमें जब सेकंड जनरेशन आई तो पढ़े लिखे लोगों की आ गई। जैसे भारतीय जब गए तो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जो है वो तो वहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बन गई। अभी भारत जो वहाँ का उपराष्ट्रपति है उसकी वाइफ ही भारतीय है, अभी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली भी आधी भारतीय थी। तो भारतीय सेकंड थर्ड जनरेशन जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने वहाँ की जॉब्स को, वहाँ की इंडस्ट्रीज को, वहाँ के बिजनेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। उससे वहाँ पर भयभीत हो गए लोग। भाई हम तो सोच रहे थे ये जो इमिग्रेंट्स आए हैं ये हमारे यहाँ फिजिकल वर्क करते रहेंगे, लेकिन अब तो ये तो हमारे मास्टर बन गए। मैं गया था अमेरिका में तो मैंने देखा था हमारे जो है वहाँ पर जो होटल में खाना खाने गए तो हम तो इंडियंस और बैरा जो है वो अमेरिकन गोरा। हम मेरे को बड़े मजे आए, मैंने कहा यार ये दुनिया बदल गई। उस बैरो कह रहा है नहीं ये लेके आना वो लेके आना, नहीं ये अच्छा नहीं है ये खराब है, वो कर सर 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 कर रहा है बैरा, अमेरिकन गोरा। तो मैंने कहा कि ये दुनिया बदल गई। उनको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा उनको। तो अब वो अवर्जन की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। इसको ढंग से कैसे सॉल्व किया जाए, यानी जो लोकल पॉपुलेशन है वो इस एमिग्रेंट्स के साथ कैसे मिलजुल कर रहे, उसके जो सिद्धांत मल्टीकल्चरलिज्म निकला था, बहुसंख्यवाद बहुसंस्कृतिवाद, वो ज़्यादा चल नहीं पा रहा। 1980-90 के दशक में बहुत महत्वपूर्ण बना था 2000 तक, लेकिन 2001 में जब आक्रमण हुआ अमेरिका में, 9/11 की घटना हुई, उसके बाद से मल्टीकल्चरलिज्म धीरे धीरे वीक होता गया। तो ये दूसरी समस्या है जिसका उदारवाद के पास कोई जवाब नहीं है। तीसरा है अस्मिता का प्रश्न। 1990-91 में जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ, उसके बाद में जितने भी नेशंस बने वो सब एथनिक नेशनलिज्म पर आधारित थे, यानी अपनी अपनी जो नृजातीयता है उसको आधार बनाकर उन्होंने देश बनाए। जितने भी ये 13 कंट्री बने हैं सोवियत यूनियन के बाद में वो उस पर आधारित है। अब ये बात सारी दुनिया में फैल गई धीरे धीरे। अब हर जगह जातियों की बात होने लगी, नरजातियों की, रेसेस की बात होने लगी। तो ये हर आदमी अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। गरीब है वो भी बनाना चाहता है। आइडेंटिटी के बेस कई हो गए, कोई फेमिनिस्ट है वो महिला के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, कोई दलित है वो अपने दलित के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, कोई दूसरी जाति नरजाति के हैं, ब्लैक्स हैं, एफ्रो अमेरिकन है, वो अपनी अस्मिता को बनाए रखना चाहते हैं। सो द पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी हैज एमर्ज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सोवियत यूनियन। अब इस आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी इज ए ग्रुप आइडेंटिटी, इट इज नॉट इंडिविजुअल। तो अब उदारवाद में से विचार होने लगा कि एक तरफ तो उदारवादी कहते थे कि वो व्यक्ति पर को ही केंद्र मानते हैं, उसी पर आधारित चिंतन होगा। अब ये दूसरी तरफ ये समूह की पहचान भी सामने आ गई। तो क्या समूह की पहचान उदारवादी चिंतन में से कॉम्पेटिबल है या नहीं, उसके साथ सुसंगत हो सकती है नहीं हो सकती, ये प्रश्न उठने लगा। इस पर कई विचारक सामने आए, टेलर है, दूसरे कई विचारक हैं जो इस पर बात कर रहे हैं बेचारे। लेकिन इसका समस्या का भी समाधान नहीं आया। किसके पास? उदारवाद के पास। इन 3 बड़ी समस्याओं के कारण आज 2025 में, 2010 के बाद में मानते हैं हम, धीरे धीरे पूरा दुनिया धीरे धीरे राइटिज्म की तरफ जा रही है। कौन सी दुनिया? जहां पर ये तीनों समस्याएं हैं। वो उदारवादी राज्य जिन राज्यों में धर्म का महत्व बढ़ता जा रहा है, जिसमें अस्मिता का प्रश्न महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, जिसमें आवर्जन की समस्या एक खतरनाक रूप धारण कर रही है, वहां पर उदारवादी राजनीतिक दल धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। और उदारवादी राज्यों दलों के पास ये चिंतन खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से अभी ऐसा कोई चिंतन सामने नहीं आ रहा जो उदारवादी ढांचे में इन तीनों समस्याओं का समाधान कर सके। तो ये एक बड़ा प्रश्न है सैद्धांतिक। मैंने बताया आपको ट्रंप के आने से क्या होगा, वो तो, लेकिन ट्रंप आ क्यों रहा है, इस प्रश्न को मैंने आपको जवाब देने का प्रयास किया है। तो चलिए आज इतना ही देखते हैं, फिर देखेंगे हम आगे। ठीक है, नमस्कार।